Hi everyone, let's start the paper May-June 2017 variance 11. All right, so let's start with this paper. Which molecule contains 6 bonding electrons? 6 bonding electrons means 6 electrons are involved in the covalent bond. बेटा देखें, वन कोवलेंट बॉन्ड में आपके पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, तो कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे? 3 होंगे। एंड 3 कोवलेंट बॉन्ड आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहे हैं? सी में, व्हिच इज व्हाई सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। The mass spectrum of a sample of lithium shows that it contained 2 isotopes, lithium-6 and lithium-7. The isotopic abundances are shown in the table. ये 6 ये उसकी abundance है, ये 7 ये उसकी abundance है. What is the relative atomic mass of this sample of lithium given to 3 significant figures? That's an easy question actually. 6 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7.42 से, प्लस 7 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 92.58 से, इसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से, तो आपके पास ए आर आ जाएगा। मैं अगर डिवाइड कर दूं तो ए आर मेरे पास आ जाएगा 6.93। इसका मतलब डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर है आपके पास a sports medal has a total surface area 150 centimeter square. It was evenly coated with silver by electrolysis. The mass increased by 0.216 gram. How many atoms of silver were deposited per centimeter square on the surface of the medal? ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि मैं मोल्स ऑफ सिल्वर कैलकुलेट करूंगा। मुझे मास ऑफ सिल्वर गिवन है 0.216, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा सिल्वर के AR विच इज 108 से, तो मेरे पास मोल्स हो जाएंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। ओके, आप जानते हैं कि 1 मोल अगर आपके पास है तो उसमें एटम्स होते हैं 6.42 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर आपके पास 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स हैं, तो बताइए कितने एटम्स होंगे? तो ये एटम्स आ जाएंगे आपके पास 1.20 एक्सपोनेंट टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स, एक्सपोनेंट टाइम्स 21। ठीक है जी। अब ये जो आपने एटम्स निकाले हैं ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे? तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर से आपको इतने एटम्स कोट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो बताइए कितने एटम्स कोट हो जाएंगे? तो आपके पास 8 टाइम्स 10 टू द पावर 18 हो जाएंगे। तकरीबन इतने एटम्स होंगे, 8 टाइम्स 10 टू द पावर 18। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम डज नॉट अफेक्ट इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियस पे, शील्डिंग इफेक्ट पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करती, व्हिच इज व्हाई सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। विच मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल। आप जानते हो कि ये एक्चुअली हाइड्रोकार्बन है, ये नॉन पोलर है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई डायपोल नहीं होगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ये और ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को नलिफाई कर देंगे, तो ये भी नॉन पोलर हो जाएगा, नो डायपोल। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये तीनों के तीनों क्या है? नेगेटिवली चार्ज, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल है, और ये भी नॉन पोलर हो जाएगा। राइट, लेकिन आप नोट करें ये वाला सेगमेंट पूरा का पूरा नॉन पोलर है,
और ये सेगमेंट पूरा का पूरा पोलर है, और जाहिर सी बात है सिमेट्रिकल होने की बावजूद, सिमेट्रिकल तो है क्योंकि प्लेनर ज्योमेट्री है, लेकिन क्योंकि दो, ये दोनों जीरो जीरो चार्ज वाले हैं, ये माइनस चार्ज वाला है, तो जाहिर सी बात है कि चार्जेस एक दूसरे को नलिफाई नहीं कर सकेंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पोलर। ओवरऑल क्या होगा, पोलर, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा होगा फोर्स, परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स, इसलिए डायपोल एग्जिस्ट करेगा इसमें। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। ठीक है बेटे। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं complete combustion of 2 mole of a straight chain alkane produces 400 dm cube of carbon dioxide measured at this Kelvin and this pressure. Carbon dioxide can be assumed to behave as an ideal gas under these conditions. What is the formula of the straight chain alkane? क्योंकि हम आइडियल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमने आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है, विच इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और हम यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एन की वैल्यू हो जाएगी पी वी अपॉन आर टी के थ्रू। प्रेशर कितना है मेरे पास, 1 टाइम 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम मेरे पास 400 डीएम क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻³ कर लेंगे। आर की वैल्यू 8.31 होती है। टेम्परेचर आपके पास गिवन है 301 केल्विन। तो यहाँ से एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 16। अब ये जो एन की वैल्यू है 16, ये फॉर 2 मोल्स है, राइट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 2 मोल अगर आपके पास हैं तो 16 कार्बन एटम्स हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 मोल है तो बताइए कितने कार्बन एटम्स होंगे, 8 कार्बन हो जाएंगे। अब 8 कार्बन चेक करें कहां पर हैं। 8 कार्बन ए में है, ए इज द राइट आंसर। विच एक्सप्रेशन गिव द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। मीथेन की जब कंबस्शन करवाएंगे ना हम, तो ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है इसकी कंबस्शन की वैल्यू उसी वक्त कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास फॉर्मेशन का डेटा गिवन होगा। So methane basically standard enthalpy change of formation of CH4, फिर है आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो आप नोट करें फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आपके पास कहाँ पर है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन ये रहा आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन ये रहा आपके पास, ठीक है, और इसकी वैल्यू प्लस होनी चाहिए। फिर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू 2 होगा, और ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव कहाँ कहाँ पर हैं, ओके। तो हम इस तरह से कर ले रहे हैं बेटा, ये हो जाएगा x प्लस फॉर्मेशन ऑफ मीथेन माइनस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास माइनस फॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्लस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
plus formation of water into 2। अब आपने ये देखना है कि ये कहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन डी में लिखा हुआ है, विच मीन्स डी इज द राइट आंसर। सही है। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन जो है वो नेगेटिव है, ये रही। फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है वो प्लस है, इंटू 2 करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी प्लस है, तो ये आ गई। ठीक है ना। फिर वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, सोल्यूशन कंटेनिंग क्लोरेट 1 आयंस आर यूज्ड एज हाउसहोल्ड ब्लीचेस एंड डिसइंफेक्टेंट्स, दीज सोल्यूशन डिकम्पोज ऑन हीटिंग एज शोन। ठीक है जी। विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय क्लोरीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा बहुत आसान है, यहाँ पर क्लोरीन जो है वो +1 है, यहाँ पर क्लोरीन जो है वो +5 है, और यहाँ जो क्लोरीन है वो -1 है। तो +1 +5 -1, so right answer is going to be C. When K2MnO4 is dissolved in water, the following reaction occurs. ठीक है, what are the values of A and C in the balanced chemical equation? Guys, you need to go for trial and error. मैं सबसे पहले ऑप्शन ए लगाऊंगा, आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो बी पे जाऊंगा। सही है, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। MnO4 2 नेगेटिव प्लस वाटर एरो MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस OH माइनस। हम सबसे पहले ऑप्शन ए अप्लाई करते हैं। ए को अगर हम 2 ले लें और सी को अगर हम 1 ले लें तो फिर क्या होगा, चार्ज बैलेंस हो जाएंगे। देखें जरा, 2 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस, और यहाँ पर माइनस और -2 माइनस, चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा। अच्छा चलें ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं। 2 टाइम्स 4 8, 8 and 1 9, यहाँ पर कितने हैं भाई, 4 + 2 6, तो 9 करने के लिए मैं यहाँ पर 3 लगा दूं, सो यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा, 4 माइनस हो गया तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब तो बेटा मैंने क्या बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया मैंने और चार्ज बैलेंस कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन नाउ। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, मैं यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 6 हाइड्रोजन लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा मुझे, तो ये 6 माइनस एंड -1 7 माइनस हो जाएगा, और ये अब 7 माइनस हो नहीं सकता। तो इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि चार्ज भी बैलेंस नहीं हो रहा, एलिमेंट्स भी बैलेंस नहीं हो रहे। ठीक, ऑप्शन बी पे चलते हैं। ए को अगर मैं 3 कर दूं और सी को अगर मैं 2 कर दूं, तो अब देखते हैं। देखें 3 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस, राइट। ये ऑलरेडी मेरे पास कितना है, 2 माइनस, तो 6 माइनस कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर 4 लगा दूं। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहाँ 2 लगा दूं। अब जरा काउंट करें, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए यहाँ पर 4, मैग्नीज बैलेंस हो गए 3, चार्ज बैलेंस हो गया 6 माइनस एंड 6 माइनस। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन। 3 टाइम्स 4 12, 12 + 2 कितने होते हैं, 14, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 8, 8 टाइम्स 2 3 for the 12, okay, 3 टाइम्स 4 3 for the 12, 12 + 2 कितने हो जाएंगे, 14। 2 टाइम्स 4 कितने हो जाएंगे, 8, 8 + 2 कितने हो जाएंगे, 10, 10 टाइम्स 4 कितने हो जाएंगे, 14। तो ये बैलेंस हो गई, and therefore B is going to be the right answer. Question number 9. Methanol can be produced from hydrogen and carbon monoxide. What is the expression for Kp for this reaction? Partial pressure of methanol, ये रहा, over partial pressure of hydrogen power square, ये रहा, partial pressure of carbon monoxide, ये रहा, which means C is going to be the right answer. ठीक है, वो कह रहे हैं आपसे 4 ग्राम of powdered calcium carbonate Mr100 were added to 100 cm³ of 0.1 mole per dm³ hydrochloric acid. The volume of carbon dioxide produced was recorded.
ठीक है जी। Which row gives the correct explanation about these results? Okay. तो सबसे पहले तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट का मास गिवन है, एमआर गिवन है, मैं उसके मोल्स निकाल लेता हूँ। फोर डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.04 मोल्स। ठीक है। और मुझे HCl की कंसंट्रेशन वॉल्यूम गिवन है, तो मैं HCl की भी मोल्स निकाल लेता हूँ। मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.01 मोल्स। ठीक। आप जानते हैं HCl के नंबर ऑफ मोल्स कम है, इसका मतलब HCl जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो HCl इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो जाहिर सी बात है विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो डिक्रीज होगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होगा। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। और जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। So on the basis of this, right answer is going to be B. ठीक है। Next, why is the second ionization energy of sodium larger than the second ionization energy of magnesium? चलें, पहली तो बात ये है सोडियम 2+ आयन और इलेक्ट्रॉन। अब ये इस केस में प्रोटॉन 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 9 हो गए, यानी इस केस में प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा हो गई है। फिर आपके पास क्या है? Mg+ एरो Mg2+ प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। सो अब देखते हैं, the attraction between the nucleus and the outer electron is greater in Na+ than in magnesium ion। Mg+ कह रहे हो, सही है? बिल्कुल सही बात है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 12 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर 9 प्रोटॉन्स और 10 11 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन है, यहाँ 12 11 के दरमियान अट्रैक्शन है, तो कंपैरेटिवली यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है, which is why A is going to be the right answer। अच्छा, सोडियम आयन जो है उसकी चार्ज डेंसिटी होती है मैग्नीशियम आयन की, उसका न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज मोर शील्डेड देन आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नीशियम, गलत। यहाँ तकरीबन 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शील्ड कर रहे होंगे, जबकि यहाँ तकरीबन 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शील्ड कर रहे होंगे, तो यहाँ शील्डिंग ज्यादा होगी, तो ये भी गलत। द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज इन द सेम ऑर्बिटल एज द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो जाहिर सी बात है इस केस में डिफरेंट होगा और इस केस में डिफरेंट है, सो ये भी गलत। ठीक है। Which graph correctly shows the relative melting point of the elements magnesium, aluminum, silicon and this against the relative electron negativities? तो पहली तो बात ये कि across the period electron negativity increases,
ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। और मेल्टिंग पॉइंट का स्केच याद रखना है आपने। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो एक्चुअली इंक्रीज हो रही है, तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, सिलिकॉन की कम होगी, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होंगे और कम होगी। तो देखो, इस तरह से देख लें। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट का स्केच याद हो, मैं एक स्केच करके दिखा देता हूँ आपको। ये है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद है फास्फोरस। अगर आपको याद हो, हमने कुछ इस तरह से बना के दिया था आपको। मेल्टिंग पॉइंट की ये शेप आई थी, इफ यू रिमेम्बर। वो एग्जैक्टली ये शेप यहाँ पर है। ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट कौन सेम हो गए, सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट, और फिर ये आपके पास आ जाएगा दिस। सही है। और अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन बी के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बी इज द राइट आंसर। फिर है जनाब आपके पास an excess of magnesium oxide is shaken with water. The resulting mixture is filtered into test tube X. Okay. फिर है आपके पास excess of barium oxide is shaken with water. The resulting mixture is filtered into test tube Y. Which oxide reacts more readily with water and which filtrate has the lower pH? Okay. अगर लोअर pH है तो इसका मतलब सोल्यूशन जो है वो एल्कलाइन है। अच्छा, आप दो चीजें जहन में रखिएगा। पहली चीज तो ये कि डाउन द ग्रोथ solubility of group 2 oxides increases तो यहां से ये बात तय हो गई कि बेरियम ऑक्साइड रेडली डिसॉल्व होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। और दूसरी बात, टेस्ट ट्यूब विद फिल्ट्रेट ऑफ लोअर पीएच। लोअर पीएच जो है वो ऑब्वियसली एक्स की होगी, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड is less soluble in water, giving weak alkaline solution of pH 9 and therefore A would be the right answer. ठीक है। फिर आपके पास sample of magnesium carbonate are placed in crucible R and S. The sample and crucible R is heated until there is no further loss in mass, then allowed to cool. फिर वो कह रहे हैं the sample and crucible S is left unheated. Dilute hydrochloric acid is then added to both crucible. On adding dilute hydrochloric acid, which observation are correct? लेकिन दो चीजें हैं। वो दो चीजें ये हैं कि जब आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्रूसिबल आर और एस में प्लेस करेंगे और क्रूसिबल आर को हीट करेंगे अंटिल देयर इज नो लॉस इन मास, तो जाहिर सी बात है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है जी। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन जाएगा, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, आपने इसको हीट करके कन्वर्ट कर दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और आप उसके अंदर HCl ऐड करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आई मीन टू से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर में। ठीक है।
तो यहां तो गैस रिलीज हो गई R के अंदर, लेकिन S के अंदर कुछ हुआ नहीं। तो R के अंदर मतलब समझा नहीं मैं। नहीं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एस में प्रोड्यूस हो रही है। तो या तो आंसर ए है या फिर सी। और जाहिर सी बात है इस केस के अंदर कोई भी गैस रिलीज नहीं हुई, तो कोई भी गैस अगर रिलीज नहीं हुई तो इसका मतलब या तो ये होगा ये। और जाहिर सी बात है जो चेक्स हैं वो एक्चुअली सी के ऊपर ज्यादा आए हैं, विच इज वाई सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली ये आर हो गया और ये एस हो गया। Which statement about nitrogen or its compound is correct? In the Haber's process, the temperature is kept high to give a good equilibrium yield. Wrong. इसलिए क्योंकि जब टेम्परेचर हाई करते हैं इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाता है, यील्ड जो है वो कम हो जाती है। नाइट्रोजन गैस इज अनरिएक्टिव बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। गलत, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विल रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड अंडर सुटेबल कंडीशंस। दैट्स राइट। The formula of ammonium sulfate is again wrong. ये गलत है फॉर्मूला। तो राइट आंसर इज सी। वो कह रहे हैं when concentrated sulfuric acid reacts with sodium iodide, the products include sulfur, iodine, hydrogen sulfide and sulfur dioxide. ठीक है, which statement is correct? Hydrogen sulfide is the product of a reduction reaction. That's right, because iodine is a powerful reducing agent. वो जब सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करेगा इट विल टर्न टू H2S। तो H2S जो है वो रिडक्शन की वजह से बनेगी ना। तो राइट आंसर इज ए। आगे भी पढ़ लेते हैं। Iodines are a stronger oxidizing agent. Wrong. ठीक है। Sulfur atoms from the sulfuric acid are both oxidized and reduced. नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। Sulfur atom from the sulfuric acid are oxidized to make sulfur dioxide. Wrong. A solution of sodium hydroxide reacts with 3 moles of chlorine, और 3 moles of chlorine उस वक्त रिएक्शन करता है जब NaOH जो है वो hot concentrated हो। The reaction produces 5 moles of sodium chloride, confirm हो गया, and 1 mole of X, the only other chlorine containing product। तो बेटा राइट आंसर इज सी, क्योंकि जब hot concentrated NaOH को 3 moles of chlorine से रिएक्शन करवाते हैं तो 5 moles of sodium chloride बनता है, 1 mole of sodium chloride 5 बनता है और वाटर बनता है। ठीक है। Redox reactions are common in chemistry of group 17. Which statement is correct? Bromide ions will reduce chlorine but not iodine. तो बात तो सही है कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड आयंस को ब्रोमाइड क्लोरीन को रिड्यूस करके क्लोराइड में कन्वर्ट करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन क्लोरीन जो है वो आयोडीन को रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि आयोडाइड आयन होना चाहिए था। इट हैज टू बी आयोडाइड नॉट आयोडीन। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड आयंस, बिल्कुल सही बात है, बट नॉट आयोडाइड आयंस। ये भी गलत हो गया, क्योंकि आयोडाइड भी ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन में कन्वर्ट होता है। Fluorine is the weakest oxidizing agent. Wrong. It is the strongest oxidizing agent. Iodide ions are the weakest reducing agent. Wrong. It is the strongest reducing agent. मैंने नवंबर 2021 का पेपर करवाया था आपको, वेरिएंस 11, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। Structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. Each of the carbonyl compound is reacted with sodium borohydride.
The product of each reaction is heated with aluminum oxide at 600 Kelvin, generating one product or a mixture of isomers. ठीक है, अगर आपके पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है और आप उसको हीट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कार्बोनाइल कंपाउंड या तो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ या फिर अब जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इसकी समरी कुछ इस तरह से है, वो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके या तो अल्कोहल बनाएगा प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। सही। और जब आपने उस अल्कोहल को Al2O3 से रिएक्ट करवाया तो वो एल्कीन बनेगी और उस एल्कीन के अंदर एक्चुअली वन प्रोडक्ट और अ मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स होगा। Which carbonyl compound produce the most isomers? सही है। अच्छा, तो भाई अगर आपके पास ब्यूटेनॉल है और मैं उसको सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाऊं तो ये ब्यूटेन 1 ओल में कन्वर्ट होगा और जब ब्यूटेन 1 ओल की हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो ब्यूट 1 इन बनेगा और ब्यूट 1 इन में नो आइसोमर। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आपके पास ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन को जब हम रिड्यूस करेंगे तो ब्यूटेन 2 ओल बनेगा और ब्यूटेन 2 ओल के थ्रू एक सिस ब्यूट 2 इन बनेगी, एक ट्रांस ब्यूट 2 इन बनेगी और एक ब्यूट 1 इन बनेगी। तो सबसे ज्यादा एल्कीन तो भाई यहीं पर बने 3 आइसोमर्स। सही है। तो राइट आंसर इज बी। बट सी को भी देख लो। पेंटेन 3 ओन से पेंटेन 3 ओल बनेगा और जब इसको आप रिएक्शन कराओगे तो पेन 2 इन बन जाएगा और इसका सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली 2 एल्कीन्स यानी 2 आइसोमर्स आ रहे हैं यहाँ पर सिर्फ। तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रोपेनॉन प्रोपेन 2 ओल में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोपेन 2 ओल प्रोपीन में और प्रोपीन का कोई आइसोमर नहीं होता। तो ये भी गलत। ट्वेंटी वन, the drug cortisone has a formula. In addition to those chiral centers marked by an asterisk, how many other chiral centers are present in the cortisone molecule? तो बेटा एक आपके पास ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो राइट आंसर इज डी। An alkene is reacted with acidified magnet 7 ions. The desired organic product has a relative molecular mass greater than that of alkene by 34. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कीन बाय 34 जो है ना वो बढ़ रहा है। अच्छा, अब याद रखिएगा अगर एल्कीन 34 है तो इसका मतलब एल्कीन 2OH ग्रुप इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, बिकॉज एक OH ग्रुप का 17 होता है तो 2OH ग्रुप का 34 हो जाएगा और 2OH ग्रुप उस वक्त आते हैं जब हम कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 reacts with alkene।
So right answer is B. सही है. Question 23. The diagram shows a short length of an addition polymer chain. तो बेटा ये इथीन है, ये भी इथीन है, इसका मतलब ये पॉलीथीन है. वो कह रहे हैं the polymer has a relative molecular mass of approximately 10,000. ठीक है. Approximately how many monomers units are joined together in each polymer molecule? Okay. So हमारे पास है बेटा मोल्स निकाल लेते हैं यहाँ से. मास गिवन है 10,000 और हमारे पास इथीन का एमआर होता है 28. तो यहाँ से हम मोल्स निकाल लेंगे 357.1 मोल. तो 357.1 मोल कहाँ पर है? 357.1 मोल बेसिकली क्लोज वैल्यू जो है वो बी में है. सही है. Lactide is an intermediate in the manufacture of a synthetic fiber. Okay, which compound on heating with acid catalyst can produce lactide? बहुत सिंपल है डिटरमिन करना. बॉन्ड यहां से ब्रेक करो, बॉन्ड यहां से ब्रेक करो. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपके पास CH3 CHOH और ये हो जाएगा COOH और इसको कहते हैं 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी C. ठीक है. एक बात और याद रखिएगा कि ये और ये सेम है, डिफरेंट नहीं है. और दूसरी बात याद रखिएगा कि CO विल गेट OH ऑफ वाटर, इसलिए वो COH बना. ऑक्सीजन विल गेट हाइड्रोजन ऑफ वाटर, इसलिए वो OH कन्वर्ट हुआ. Diols in which both hydroxy groups are bonded to the same carbon atoms spontaneously eliminate a molecule of water to produce a carbonyl compound. Which compound is hydrolyzed to form a product that gives a positive reaction with 2,4-dinitrophenol hydrazine but not with Fehling reagent? Not with Fehling reagent का मतलब aldehyde shouldn't form. No aldehyde, only ketone. और आप जानते हैं कि कीटोन में जो ग्रुप होता है वो कॉर्नर कार्बन एटम पे कभी भी नहीं होता, वो सेंटर वाली कार्बन या सेकंड कार्बन एटम के ऊपर होता है. ठीक है. तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि एक ही कार्बन के साथ अगर दोनों ब्रोमीन लगे हुए तो एल्डिहाइड बन रहा होगा. 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन भी कर लीजिए आप रिएक्शन. ये है 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन. ये ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन. आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये भी OH और ये भी OH. ठीक है. आप जानते हैं ये आप जानते हैं कि यहां से एल्डिहाइड बन जाएगा क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH रिमूव हो जाएगा. तो ये भी गलत. 1,3 तो रिएक्शन ही नहीं कर सकते. ठीक है. वो एडजेसेंट कार्बन एटम से OH और H रिमूव ही नहीं कर सकते. ठीक है. तो राइट आंसर इज D. कैसे करेंगे जरा देख लीजिए. वो CCC 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन. ये ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है. आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये भी OH हो जाएगा
और ये भी OH हो जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, सी सी सी, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ। ठीक है, एक ही कार्बन से दो OH लगे हुए ना। अब क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। और ये हो जाएगा CH3 CO CH3, एक कीटोन बन गया आपके पास। राइट आंसर इज डी। ठीक है, 26, X and Y are the reagents required to convert one bromopropane into butanoic acid। ये ब्रोमीन है और ये COH है। तो ब्रोमीन और यहाँ कितने कार्बन एटम है, 3, और जबकि यहाँ टोटल कार्बन एटम कितने हो गए, 4, यानी एक कार्बन एटम इंक्रीज हुई, स्टेप अप रिएक्शन हुआ। स्टेप अप रिएक्शन उसी वक्त होता है जब आप अल्काइल हैलाइड में पोटेशियम साइनाइड इन एथेनॉल यूज करें और आप CN को COH में कन्वर्ट करने के लिए एसिड हाइड्रोलिसिस करें इन एसिडिक मीडियम। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ठीक है, question 27, Q is a compound with the molecular formula C4H10O. Q can be oxidized with acesulfide potassium dichromate 6. Q cannot be made by reducing a carboxylic acid with lithium aluminum hydride. ठीक है, what is the structure of Q? तो बेटा C wrong, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, okay, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 3 10. Okay, the right answer is A, because कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से कभी सेकेंडरी अल्कोहल नहीं मिल सकता। ऑन रिड्यूसिंग कार्बोक्सिलिक एसिड you cannot get secondary alcohol, और वो यही कह रहा है Q cannot be made, तो इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए। तो ये भी गलत, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये भी गलत, क्योंकि ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। तो राइट आंसर इज ए। A sample of 2.30 gram of ethanol was mixed with an excess of aqueous acidified potassium dichromate 6. The reaction mixture was then boiled under reflux for 1 hour. 1 hour तक करेंगे तो जाहिर सी बात है इथेनॉल जो है वो इथेनोइक एसिड में, इथेनॉल जो है वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो चुका होगा। The yield of product was 60%. What mass of product was collected? Okay. Although distillation की टर्म है, लेकिन क्योंकि 1 आवर तक की आपने हीटिंग की है इसलिए बेटा वो कंफर्म इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम मोल्स ऑफ अल्कोहल निकालें, मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालें। तो ये हो जाएगा 2.3 डिवाइडेड बाय 46, ये हो जाएगा 0.05 मोल्स। दूसरा स्टेप ये होगा कि मैं 60% ऑफ दिस मोल्स निकाल लूं, तो 0.05 इंटू 0.6, तो ये आ जाएंगे आपके पास 0.03 मोल्स। अब जो मोल्स इथेनॉल के हैं एग्जैक्टली वही मोल्स एसिड के भी होंगे। तो मोल्स ऑफ एसिड आपके पास कितने हो जाएंगे, 0.03
मास ऑफ एसिड कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, पॉइंट 03 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, जो कि इतने के एसिड का एम आर है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1.80 ग्राम। तो 1.80 ग्राम कहाँ लिखा है, सी में लिखा है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विच कंपाउंड गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विद एल्कलाइन एक्वासाइडीन। अगर पॉजिटिव टेस्ट है एल्कलाइन एक्वासाइडीन का, तो या तो CH3CO ग्रुप एक साथ होगा या CH3CHOH ग्रुप होगा, बट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये ग्रुप दे देगा आपको पॉजिटिव टेस्ट हाइड्रोफॉर्म को, और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं है, तो ये ठीक हो सकता है, राइट। तो हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ गया और नो कायरल, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। ये कायरल है, इसलिए गलत। ये भी कायरल है, इसलिए ये भी गलत। और नो आइडोफॉर्म टेस्ट, इस केस में कोई आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं आ रहा, इसलिए ये भी गलत। क्वेश्चन 30, सिट्रल इज फाउंड इन लेमन ग्रास व्हाइल इट कैन रिएक्ट टू गिव कंपाउंड W। ठीक है, व्हाट कुड बी W? ओके, अगर आप V बताएंगे तो V तो मेरे ख्याल से वो ये बनेगा, V कुछ ये होगा आपके पास, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन की एडिशन से V ये होगा। सही। अगर आप इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ऑब्वियसली ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH, राइट। तो बेटा सिंपल सी चीज है, ठीक है, और ये हो जाएगा CO2H। ये कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन, ये ऑप्शन लिखा हुआ है बी में, तो बी इज द राइट आंसर। वो कह रहे हैं बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन आइडेंटिकल कंडीशंस, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ज टू मास रेशियो। शुक्रिया, एक्सक्यूज मी। ठीक है, in an experiment protons are deflected by an angle of 15 degree. In another experiment under identical conditions particle Y is deflected by an angle of -5 degree. Okay, then what could be the composition of particle Y? Okay, तो मुझे कॉम्पोजिशन दी हुई है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो मैं सबसे पहले पार्टिकल 1 जो है ना उसको सॉल्व करता हूँ। पार्टिकल 1 में मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके मुझे मिलेगा विच इज 3। पार्टिकल 1 में मुझे चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा विच इज -1। तो अगर मुझे चार्ज टू मास रेशो निकालना है तो ये हो जाएगा -1/3। प्रोटॉन का मास टू चार्ज रेशो होता है 1, तो एंगल था +15 डिग्री। आपका मास टू चार्ज रेशो -1/3 आया, तो एंगल हो जाएगा -5 डिग्री। और ये एंगल एग्जैक्टली टैली हो रहा है जो एग्जामिनर ने दिया है। इसका मतलब पहला वाला बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसमें एंगल टैली हो गया।
सिमिलरली पार्टिकल 2 के लिए भी वर्किंग करूंगा मैं इसी तरह से। तो मैं सबसे पहले तो पार्टिकल 2 के लिए मास निकालूंगा, मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके मिलेगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करूंगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और प्रोटॉन +3 है, इलेक्ट्रॉन -5 है, तो चार्ज आएगा -2, राइट। तो अगर मैं चार्ज टू मास रेशो निकालूंगा तो ये हो जाएगा -2/6, -2/6 का मतलब -1/3, ठीक है। तो अगर 1 था और उसमें डिफ्लेक्शन +15 डिग्री का था, -1/3 में डिफ्लेक्शन कितने का होगा, -5 डिग्री का। तो ये भी -5 डिग्री का दे रहा है, इसका मतलब राइट आंसर है बी, ठीक है। प्रोटॉन अगर आप चाहते हैं तो मैं प्रोटॉन से रिलेटेड भी वर्किंग कर देता हूँ। प्रोटॉन से रिलेटेड भी वर्किंग आसान है। प्रोटॉन का मास जो है वो 1 होता है, प्रोटॉन का चार्ज जो है वो भी 1 ही होता है, तो चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन का बनेगा 1। और जब 1 होता है तो एंगल कितना आ रहा है, +15 डिग्री का। यही कह रहा था ना एग्जाम में, तो मैंने को रिलेट कर लिया। थर्ड वाला नहीं होगा बेटा इसमें, ठीक है। Graphene, graphite, and the fluorine C60 are allotropes of carbon, which statement are correct for 3 types of allotropes of carbon. तो बेसिकली हम कुछ ये कह सकते हैं कि delocalized electrons are present in the lattice structure। बिल्कुल सही बात है। ग्रेफीन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट भी, फ्लोरीन भी, क्योंकि उसमें delocalized इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहला सही है। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 120। ग्रेफीन ग्रेफाइट में तो 120 होते हैं, फ्लोरीन में 120 नहीं होता, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि फर्स्ट का ऑप्शन तो होता है, 1 3 का कोई कंबाइंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है जनाब। फिर उसके बाद है आपके पास, आप कह सकते हैं कि ये 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री है, लेकिन ये 109.5 डिग्री का होगा। क्वेश्चन 33, a reaction between carbon and oxygen is shown, how is the enthalpy change of this reaction can be described correctly। बेटा एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन भी कह सकते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कंबस्शन नहीं कह सकते। पूछे क्यों, इसलिए क्योंकि जब कंबस्शन ऑफ कार्बन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो ये ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाया मैंने, तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर चेंजेस कैन बी यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मेजर करने के लिए डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम चाहिए होता है, या इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम चाहिए होता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये भी ठीक है। द इंक्रीज इन टोटल वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो जो अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन अ रेगुलर टाइम इंटरवल कैन बी यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी है। तो आंसर इज ए। बाय द वे ये नवंबर 2021 वेरिएंस 11 के अंदर सॉल्व किया था मैंने क्वेश्चन, वहां रिपीट हुआ था। Which statement describe a trend of period 3 between every pair of adjacent elements from sodium to chlorine atomic radius decrease होता है, that's right। The first ionization energy decreases, नहीं, across the period ionization energy increase होती है, तो ये गलत हो गया। ionization energy always increases, पहला ठीक है, तो आंसर इज डी। फिर वो कह रहे हैं
X is either nitrogen or sulfur and forms pollutant oxide Y in a car engine. ठीक है. Further oxidation of Y to Z occurs in the atmosphere. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. एटमॉस्फेयर में जो रिएक्शन होता है वो NO का होता है. NO सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और खुद NO2 में NO में कन्वर्ट हो रहा होता है. In this further oxidation, 1 mole of Y reacts with 0.5 mole of gaseous oxygen molecule. Which statement about X, Y and Z can be correct? ठीक है. तो देखिए, अगर X नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो NO2 बनाएगा, तो ये 1 मोल ऑफ NO रिएक्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू NO2. सही. इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +2. और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X इंक्रीजेस बाय 2. ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक हो गया. ठीक है जनाब. Y ये आपका ये आपका Y है और ये आपका Z है. तो Y जो है वो NO है आपका. नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5. ये मैंने बनाया 5. सही है. ओके. वेट. और ये ऑक्सीजन है. तो 1 2 3 4 5. और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6. तो आप नोट करें, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया. तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गया. Y इज अ पोलर मॉलिक्यूल. और सही बात है, ये डायपोल मोमेंट कैंसिल ही नहीं होगा. इन NO नो डायपोल मोमेंट कैंसिलेशन. तो ये भी ठीक है. तो A इज द राइट आंसर. ठीक है ना. उसके बाद 37. P and Q are a pair of cis trans isomers. What must be the same for P and Q? अगर cis trans isomer है तो उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, उनका स्केलेटल डिफरेंट होगा. ठीक है, स्केलेटल डिफरेंट होगा. तो ये दोनों तो ठीक है क्योंकि सेम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर एंड फंक्शनल ग्रुप होगा, बट स्केलेटल डिफरेंट होगा. तो राइट आंसर इज बी. मिसाल के तौर पे ये है आपके पास ब्यूट टू इन, लेकिन अगर मैं, और ये सिस ब्यूट टू इन है, राइट. लेकिन अगर मैं ट्रांस बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगा. तो स्केलेटल सेम तो नहीं है, स्केलेटल तो डिफरेंट है. ठीक है ना. इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा. The following statements are about the reaction of NaOH with the 3 chloroalkenes shown. ये है 2-chlorobutane, फिर 1-chloro-2-methyl propane. अच्छा, ये सेकेंडरी अल्काइलाइड, ये प्राइमरी, ये टर्शियरी अल्काइलाइड. Which statement are correct? चलो मैं यहाँ पर लेबल कर देता हूँ. ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री अल्काइलाइड है और ये 3 डिग्री अल्काइलाइड है. ठीक है. Which statement are correct? This 1 degree alkylate reacts with NaOH by SN2 mechanism. That's right. 1 degree में हमेशा SN2 होता है. फिर वो कह रहे हैं tertiary chloroalkane reacts more quickly than the others because of the carbon atom bonded to the chlorine atom is more positive in this molecule. That's not right. तो right answer क्या हो जाएगा मेरे पास? D. उसके बाद है 39. वो कह रहे हैं for which reactions are the color changes described correctly? पेंटेनल एल्डिहाइड है. अगर मैं इसको हॉट K2 CR2O7 से रिएक्शन करूंगा तो ऑक्सीडेशन की वजह से कलर ऑब्जर्वेशन होगी ऑरेंज टू ग्रीन. तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है. फिर पेंटेन 2 ऑन ए वार्म फेलिंग रिएजेंट नो चेन. तो ये भी बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन ही नहीं होगा.
ठीक है। फिर आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, कोल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7 से रिएक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कलरलेस, पर्पल टू कलरलेस होगा, विच इज रॉन्ग, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन इज एन एल्केन एंड एल्केन कैन नॉट रिएक्ट, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज बी। फिर वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट इथेनॉल एंड इथेनिक एसिड आर करेक्ट, both reacts with a suitable reagent to form an ester, that's right, alcohol और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो कार्बो एस्टर बनता है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों सोडियम मेटल से भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये भी ठीक है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, व्हिच इज व्हाई बोथ ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इज ए। लिख दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर बता दीजिए कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक। थैंक यू वेरी मच गाइस।